सोनिया जी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है और अभी वो लोकसभा भी नहीं लड़ेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए वो उनका निर्णय है। कांग्रेस अध्यक्षा है हम जो रही है इतने साल से, और बहुत ही कठिन समय में उन्होंने नेतृत्व दिया है। तो निश्चित तौर पर हमारे लिए सभी सबसे ज़्यादा आदरणीय व्यक्तिमत्व कोई रहेगा तो सोनिया जी का है, और उन्होंने वो निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर राज्यसभा में वो जा रही है। उनका उधर रहना भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। जेपी नड्डा ने राज्यसभा से गुजरात से नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनका नाम डिक्लेयर हो गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब हिमाचल में जो हार उनको मिली थी, आज भी मेरे ख्याल से उनके कानों में गुजरी होगी, इसलिए वहाँ से वो भाग खड़े हुए और अभी गुजरात में आ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अभी वो उनकी राय है हालांकि, लेकिन हिमाचल से तो भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद हो चुकी है। ये अध्यक्ष को ही वहाँ से भागना पड़ रहा है, तो इससे और स्पष्टता क्या हो सकती है इसमें? राहुल गांधी की जो यात्रा न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के अंदर आ रही है, तो गुजरात में खास करके जो देखा जाए तो उनकी यात्रा जहाँ से शुरू हो रही है वो पूरा ट्रेडिशनली आदिवासी बेल्ट है। वो सिर्फ आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि आदिवासी बैंक हाथों से छूट रही है, इसीलिए ये आदिवासी बैंक को वोट बैंक में एक बार फिर ये इतने 6,500 किलोमीटर की अगर यात्रा है तो हर एक इलाके से नहीं गुजर सकती। तो आपको रूट इस तरह से करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में जाए, यहाँ से वो महाराष्ट्र जाएगी, और तो उस तरह से रूट बनाया जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई राजनीतिक कारण होता है। ये कारण जियोग्राफिकल भी होता है, और गुजरात में आ रही है, यही वो मेरे ख्याल से गुजरात के कार्यकर्ताओं के लिए आनंद की बात है, हमारे लिए आनंद की बात है। निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पूरे गुजरात में पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी ने अपने दूसरे कैंडिडेट को भी अनाउंस कर दिया गुजरात में। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। संदीप पाठक ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस बहुत ढील बरत रही है इस पूरे मामले को लेकर, और अगर आने वाले दिनों में कांग्रेस ने मीटिंग नहीं की या फिर अपने सीटों का बंटवारा फिक्स नहीं हुआ तो हम और हमारे कैंडिडेट को अनाउंस कर देंगे। ये पहले तो ये मैं समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन ये देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उसका मूल उद्देश्य है, और इसी वजह से सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर ये जो आक्रमण देश के लोकतंत्र पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है उसका मुकाबला करना है। तो ऐसे वक्त में सभी लोगों ने एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने भी यही कहा है, और निश्चित तौर पर चर्चा का दौर चल रहा है उनसे, और मैं समझता हूँ कि उसमें मार्ग निकलेगा। इतनी अलग अलग पार्टियां हैं, उनके विचारधाराएं अलग हैं, उनकी नीतियां अलग हैं, तो एक साथ आते वक्त थोड़ा मेरे ख्याल से मतभिन्नता को ख़त्म करने का दौर ज़रा वक्त लगता है। सचिन जी, आप कह रहे हैं कि वक्त लगता है, लेकिन उन्होंने तो अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए गुजरात के लिए। हमारा तो प्रयास रहेगा कि हम चर्चा करते रहें और इसमें से मार्ग निकालें। तो क्या मतलब ये कहा जाए क्या कि आम आदमी पार्टी ही वहाँ पे कैंडिडेट रखेगी, कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं रखेंगी? मैं नहीं समझता हूँ। मैंने कहा चर्चा का दौर चल रहा है और इसमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मध्यम मार्ग निकलेगा। तो ये आज उन्होंने अनाउंस किया है तो ये कोई अंतिम निर्णय तो नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम चर्चा करेंगे, मार्ग निकलता है उसकी कोशिश करेंगे, और देश हित की लड़ाई में किसी भी पार्टी ने, वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अपना ईगो सामने नहीं रखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि देश हित की लड़ाई की बात है, लेकिन उन्होंने कल एक बहुत स्पष्ट शब्द में कह दिया, संदीप पाठक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस चाहती है, बोले कि वो सीनियर नेता थे और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। हालांकि डेटा के हिसाब से वहां पे अहमद पटेल और कांग्रेस वहां पे कई सालों से नहीं जीती है। ये सारी बात भी आम आदमी पार्टी ने कही है। निश्चित तौर पर ये भी आम आदमी पार्टी और जब कांग्रेस पार्टी की नेताओं की जब बैठक होती है तो ये सब मुद्दे आएंगे, तो इसमें मेरी समझता हूँ कि मीडिया के सामने कोई चर्चा करने का तुक नहीं है। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, कुछ मध्यम मार्ग निकलेगा इसका प्रयास करेंगे।
अगर नहीं निकलता है तो या ये तो मैं समझता हूँ कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसके जवाब देने की आवश्यकता नहीं, पहले चर्चा तो होने दीजिए। आपको लगता है कि एक गठबंधन के घटक के तौर पे आम आदमी पार्टी को थोड़ा धैर्य बरतना चाहिए था उम्मीदवार का नाम घोषित करते हुए? देखिए अभी वो उनकी पार्टी का प्रश्न है, हम नहीं, ये घटक जो है वो कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। देखिए हम आम आदमी पार्टी किस तरह से कार्य प्रणाली वो अपनाती है, कौन सी प्रणाली अपनाती है, इसके ऊपर तो हम कोई बंधन नहीं डाल सकते। हम सिर्फ चर्चा के लिए ही हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और बातचीत से मार्ग निकले ऐसी कोशिश कर सकते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। अशोक चौहान जी का कांग्रेस में न होना कितना नुकसान है और बीजेपी में है तो बीजेपी को कितना फायदा है? देखिए पहले तो देश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं, लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा महसूस हो चुका है, ये संजीदा होकर सोचने की आवश्यकता है। जहां एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि 400 पार होंगे, 370, एनडीए को 400, ऐसे गणित देते हैं, तो कितने खोखले इनके दावे हैं ये भी इससे पता चलता है, क्योंकि इनको पार्टियां तोड़नी पड़ती है, इनको विपक्ष से नेताओं को तोड़ कर लाना पड़ता है, उसके लिए ईडी जैसी यंत्रणाएं काम करवाने के लिए आगे बढ़वानी पड़ती है। तो ये बहुत ही ऊंची राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लोग भी देख रहे हैं कि चुनाव सामने है और किस तरह से जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके अभी श्वेत पत्रिका में उनका नाम था आदर्श घोटाले का, और 2 दिन में आप उनको अपने पार्टी में लेते हैं। इसी तरह से अजित पवार जी के ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने स्वयं लगाया था, सिंचन घोटाला हो, बैंक का घोटाला हो, इनमें सब अजित पवार जी का नाम था। 5 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सामने वो प्रवेश लेते हुए नजर आते हैं और मोदी जी बाद में उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो क्या मोदी जी का ये जो चरित्र क्या है, उनकी सोच क्या है, कितनी नैतिक है, इसके बारे में भी जनता ने सोचना चाहिए। और मोदी जी की गारंटी एक ही है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो साफ सुथरे हो जाएंगे। तो ये सर्व की गारंटी मोदी जी देते हैं।